सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गौतम आनंद फिजिक्स वाला के मंच से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सत्र है वह वैकल्पिक विषय विशेषकर समाजशास्त्र पर आधारित है और आज की कक्षा में हम लोग समाजशास्त्र की एक प्रमुख अवधारणा जाति व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि जो समाजशास्त्र हमारा पेपर के रूप में ऑप्शनल में है उसके दो प्रश्न पत्र हैं, यानी पेपर 1 और पेपर 2। तो एक बार पहले मैं आपको बता दूं सिलेबस में कास्ट सिस्टम कहाँ मेंशन है, उसके बाद हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आज का जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं उसमें हम जाति व्यवस्था के बारे में संक्षिप्त परिचय जानने की कोशिश करेंगे। आखिर कास्ट सिस्टम क्या है, यह भारतीय समाज को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसके समाजशास्त्रीय आयाम क्या है। किसी भी अवधारणा का एक समाजशास्त्रीय संदर्भ होता है, यानी जाति व्यवस्था अगर समाज की में बनी हुई है तो यह समाज को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। समाजशास्त्र में हम जाति व्यवस्था अच्छी है या बुरी है इसका अध्ययन नहीं करते, बल्कि यह समाज में क्यों आया, समाज के लिए इसकी उपयोगिता क्या रही है, इसके गुण अवगुण क्या रहे हैं और इसने एक समाज रूपी संरचना को बनाए रखने में क्या योगदान दिया है। हम मुख्य रूप में जाति व्यवस्था के इन पहलू की चर्चा समाजशास्त्र में करते हैं। तो जब भी हम सोशियोलॉजी में कास्ट सिस्टम को एज अ कंसेप्ट पढ़ते हैं तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इससे संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, इससे संबंधित कुछ प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। इन सभी का अध्ययन हमें समाजशास्त्र में करना है। तो जरा सा आप एक बार देख लें कि ऑप्शनल पेपर के में किस जगह कास्ट सिस्टम रखा गया है, फिर हम लोग जाति व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। ये सोशियोलॉजी का सिलेबस है, खास करके यह पेपर 1 का है, यानी जो प्रश्न पत्र 1 है उसमें मुख्य रूप से समाजशास्त्र एक विषय के रूप में कब आया, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, अन्य विषयों से इसका क्या संबंध है, कुछ प्रमुख चिंतक और कुछ प्रमुख अवधारणाएं प्रथम प्रश्न पत्र में रखा गया है। जब हम बात करें द्वितीय प्रश्न पत्र की, तो द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वह मुख्य रूप से भारतीय समाज से संबंधित है और जहां पर आपको भारतीय समाज से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़नी है। तो आज की कक्षा में हम कास्ट सिस्टम के बारे में जानेंगे। देखिए, हमारा जो भारतीय समाज संरचना और परिवर्तन जो पहला यूनिट है उसके अंतर्गत दिया गया है कास्ट सिस्टम। और कास्ट सिस्टम में आपको पढ़ना क्या क्या है कि जाति व्यवस्था के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है नजरिया, किसी भी चीज को देखने का तरीका। यानी कास्ट सिस्टम का अगर हम स्टडी करें तो विभिन्न समाजशास्त्रीय विचारकों ने उसे किस समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा है, और उसमें हमें 4 समाजशास्त्रीय चिंतक को पढ़ना है, जिसमें पहला नाम भारतीय समाजशास्त्र के जनक या पिता जीएस घुरिये का है, फिर एमएन श्रीनिवास, फिर ल्यूई ड्यूमा और अंत में आंद्रे बेते। यानी समाजशास्त्र में कास्ट सिस्टम संबंधित जो स्टडी के पर्सपेक्टिव हैं, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, उनमें आपको 4 थिंकर पढ़ना है। उसके बाद हम अगर बात करें तो कास्ट सिस्टम के अभिलक्षण, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम, ये हमारा सेकेंड यूनिट में है। और लास्ट में अस्पृश्यता, रूप एवं परिप्रेक्ष्य यानी अनटचेबिलिटी, फॉर्म्स एंड पर्सपेक्टिव, ये हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। प्रत्येक वर्ष सोशियोलॉजी पेपर 2 में कास्ट सिस्टम से कम 2 सवाल और किसी किसी वर्ष तो 3 सवाल तक भी यहां से रहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो समाजशास्त्र में प्रश्न का प्रारूप है उसमें 10 मार्क्स के प्रश्न रहते हैं और उसमें 20 मार्क्स के प्रश्न रहते हैं। तो चलिए हम कास्ट सिस्टम की एक अवधारणा के रूप में यह क्या है और इससे संबंधित क्या क्या पहलू हो सकते हैं उसके बारे में आज की कक्षा में चर्चा करते हैं। जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, पहले हम एक रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इससे संबंधित हम किन किन पहलुओं को समावेशित करें। तो पहले जाति व्यवस्था का
एक सामान्य परिचय इसके बारे में कि यह कास्ट सिस्टम आखिर है क्या। इसके बाद जाति व्यवस्था का अर्थ या अभिप्राय, इसकी चर्चा हम करेंगे। आखिर यह भारतीय समाज की एक अनूठी विशेषता के रूप में है, तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो कहीं ना कहीं इसकी उत्पत्ति से संबंधित कुछ पहलुओं की चर्चा करेंगे। यानी जाति व्यवस्था की का प्रारंभ कब और क्यों, इसके बारे में संक्षेप में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखो बच्चों, कास्ट सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आज के डेमो वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एक दो पहलू आपके सामने क्लियर कर पाऊं। इसके बाद जाति व्यवस्था संबंधित प्रमुख जाति की उत्पत्ति संबंधित, ऐसे कहें, जाति की उत्पत्ति संबंधित प्रमुख समाजशास्त्रीय सिद्धांत के बारे में हमें जानना है। जैसे मान लीजिए उत्पत्ति संबंधित कुछ धार्मिक सिद्धांत हैं, कुछ परंपरागत सिद्धांत हैं, कुछ व्यावसायिक सिद्धांत हैं, कुछ राजनीतिक सिद्धांत हैं, कुछ प्रजातीय सिद्धांत हैं। यानी अलग अलग समाजशास्त्रियों ने कास्ट के एमर्जेंस के लिए अपने अपने मत रखे हैं और इसके बारे में हमें पढ़ना है। यानी जाति व्यवस्था क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, जाति व्यवस्था कब प्रारंभ और क्यों प्रारंभ, इसकी उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रमुख समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या है। इसके बाद यदि हम बात करें तो जाति व्यवस्था संबंधित हम अन्य पहलू की भी चर्चा करेंगे कि जाति व्यवस्था अगर भारतीय समाज में है तो जाति व्यवस्था के गुण दोष क्या हैं, लाभ हानि क्या है, इसके मेरिट डिमेरिट्स क्या हैं। अगर जाति व्यवस्था है तो इसकी निरंतरता हजारों वर्षों से क्यों बनी हुई है, यानी जाति व्यवस्था की कॉन्टिन्यूटी के कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए, कास्ट सिस्टम हजारों साल से है तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन भी है। तो जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया है, और अगर परिवर्तन आया है तो परिवर्तन लाने वाले कौन कौन से कारक या प्रक्रियाएं हैं। तो फिर हम आगे जाति व्यवस्था में आए परिवर्तन के बारे में जानेंगे। तो पहले जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया है, और यदि हम परिवर्तन को जान पाए तो परिवर्तन लाने वाले विविध कारक फैक्टर्स और प्रक्रियाएं कौन कौन रही हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कास्ट सिस्टम में के गुण दोष लाभ हानि क्या है, इसकी कॉन्टिन्यूटी हजारों साल से अगर यह बनी हुई है तो क्यों बनी हुई है, इसके बाद इसमें क्या परिवर्तन आया, पहले क्या था, वर्तमान में क्या है। अगर परिवर्तन आया है तो परिवर्तन लाने वाले जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कारक रहे होंगे, फैक्टर्स रहे होंगे, इसके अलावा कुछ ना कुछ प्रोसेस रहे होंगे। तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन के बाद अब हम जाति के अध्ययन संबंधित समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, और हमें सिलेबस में 4 विचारक को दिया गया है। पहला जो है वह जीएस घुरे, जिन्हें घुरिये भी बोलते हैं आप। दूसरा प्रोफेसर एमएन श्रीनिवास, प्रोफेसर एमएन श्रीनिवास। तीसरा लुई ड्यूमा, और चौथा प्रोफेसर आंद्रे बित्ते। यानी जाति के अध्ययन के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य हमने देखा। फिर हम जाति में
परिवर्तन है, इसकी प्रासंगिकता, जाति की वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। और अंत में हम लोग जाति का भविष्य क्या आप देखते हैं, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कास्ट इन इंडिया, कि क्या यह रहेगा या यह खत्म हो जाएगा। अगर हम कास्ट से संबंधित इतने पहलू का अध्ययन कर लें तो कास्ट सिस्टम रिलेटेड पेपर 2 में कोई भी प्रश्न पूछे तो हम लिखने की स्थिति में रहेंगे। तो चलते हैं बच्चों, एक एक करके सारी अवधारणाओं को जिसको हमने लिखा है, हमने बनाया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली बात है कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था। एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में, एक सामाजिक स्तरीकरण की स्वरूप के रूप में, सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप के रूप में इसकी उपस्थिति भारतीय समाज में हजारों वर्षों से रही है। सामाजिक स्तरीकरण एक अवधारणा के रूप में, यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किसे कहते हैं, कि समाज के स्तर पर लोगों को ऊंच नीच के क्रम में विभाजित करना, यानी किसी व्यक्ति को या सामाजिक जीवन में व्यक्तियों के समूह को आय, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, विशेषाधिकार, इनके आधार पर ऊंच नीच के क्रम में स्थापित करना। और सामाजिक स्तरीकरण समाजशास्त्र की एक प्रमुख अवधारणा है। दुनिया का कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहां किसी न किसी रूप में सामाजिक स्तरीकरण न होता हुआ। यानी दुनिया के हर समाज में समाज के लोगों को विभाजित करने के लिए या सामाजिक स्तरीकरण की कोई न कोई इकाई अवश्य रही है। जैसे हम बात करें पश्चिम के समाजों की, तो पश्चिम के समाजों में वर्ग सामाजिक स्तरीकरण की प्रमुख इकाई है। यदि हम बात करें भारतीय समाज की, तो यहां पर सामाजिक स्तरीकरण की इकाई के रूप में उत्तर ऋग्वैदिक युग से पूर्व वर्ण व्यवस्था और उत्तर ऋग्वैदिक युग के पश्चात जाति व्यवस्था की उपस्थिति रही है। यानी जाति व्यवस्था पहले है क्या, यह सामाजिक स्तरीकरण का एक स्वरूप है जो मुख्यतः भारतीय समाज की अनूठी विशेषता के रूप में देखा जाता है। दुनिया का अन्यत्र कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहां जाति की उपस्थिति देखी गई है। इसलिए हम कहते हैं कि यह भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता रही है। हजारों वर्ष से इसका अस्तित्व हमारे समाज में है और इसने पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को, सांस्कृतिक व्यवस्था को गहराई में प्रभावित किया है। तो जाति व्यवस्था बच्चों क्लियर है, एक अवधारणा के रूप में यह क्या है, यह सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था है जिसमें समाज के सदस्यों को जाति के आधार पर एक श्रेणी क्रम में विभाजित किया गया है। यानी जाति व्यवस्था के अंतर्गत समाज के सदस्यों को जातिगत आधार पर एक श्रेणी क्रम में विभाजित किया गया है। इसको हम पद सोपान कह सकते हैं। इस श्रेणी क्रम को हम ऊंच नीच का क्रम के रूप में कह सकते हैं। यह जो ऊंच नीच का निर्धारण है यह धर्म सम्मत बातों से आया है और एक तरह से यह पवित्रता एवं प्रदूषण संबंधित विचार धारणा पर आधारित है। यानी जाति व्यवस्था में ऐसा माना गया है कि कुछ जातियां सांस्कारिक दृष्टिकोण से ऊंची होती है और ऐसा माना गया है कि कुछ जातियां सांस्कारिक दृष्टिकोण से नीची होती है। यानी धर्म संबंधित मान्यताओं से वर्ण व्यवस्था के एक विकृत स्वरूप के रूप में उत्तर ऋग्वैदिक युग से हम जाति व्यवस्था की उपस्थिति भारतीय समाज में देखते हैं। यह सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था है जहां पर समाज के सदस्यों को जातिगत आधार पर बांटा गया। जो जातियां इन सोपान क्रम में जितने ऊंचे पायदान पर स्थित है वह उतनी ही पवित्र हैं। अब चूंकि वह पवित्र हैं तो उन्हें कई सांस्कारिक प्रतिष्ठा, कई विशेषाधिकार, मान सम्मान, इस प्रकार की सामाजिक विशेषाधिकारों से युक्त किया गया। और जो जातियां जितने नीचे पायदान पर हैं उन्हें न सिर्फ सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया बल्कि एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में उन्हें मानवाधिकारों से भी वंचना मिली। यानी यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसने समाज के एक बड़े तबकों को ऊंच नीच के क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया
कि समाज का एक बड़ा तबका जो है वह अपने जीवन के मूलभूत अधिकारों से वंचित रहा। तो कुल मिलाकर कास्ट सिस्टम क्या है, अगर हम इसकी परिभाषा दें तो कहें कि जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का एक स्वरूप है जो भारतीय समाज में उत्तर वैदिक युग से बना हुआ है। यह पवित्रता एवं प्रदूषण जैसी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है और इसमें जातियों को ऊंच नीच के क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि कुछ जातियां जो हैं वह कई योग्यताओं, क्षमताओं, विशेषाधिकारों से युक्त हैं और बहुसंख्यक जातियां जो है वह जीवन के हर क्षेत्र में अधिकारों से वंचित रही है। अब आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी आखिर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था का यह विकृत स्वरूप है। जैसे उत्तर वैदिक युग के पूर्व अगर हम कहें तो भारतीय समाज में श्रम के विभाजन या व्यवसाय के विभाजन या कार्य के विभाजन के लिए जो व्यवस्था थी वह थी वर्ण व्यवस्था, जहां समाज के सदस्य को गुण एवं कर्म के आधार पर श्रेणी क्रम में विभाजित किया गया। यानी वर्ण व्यवस्था भी सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था थी जिसमें इकाई क्या थी बच्चों, वर्ण। और वर्ण किस पर आधारित था, यह गुण और कर्म पर आधारित था। ऐसा माना गया कि हर व्यक्ति में कुछ निश्चित गुण होते हैं जिसके अनुरूप वह कृत्य करता है, कार्य करता है, कर्म करता है। और इसी धारणा के आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांटा गया। जैसे ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है और इसे एक प्रगतिशील व्यवस्था के रूप में हमारे धर्म ग्रंथों में व्याख्यायित किया गया और कहा गया कि वर्ण व्यवस्था में समाज के सदस्यों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया। कौन कौन वर्ण, आप सबको पता ही है कि इस व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में अगर आप देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, ये 4 वर्ण थे। अब यह जो विभाजन था यह किस पर आधारित था, तो यह गुण एवं कर्म पर। इसलिए कोई व्यक्ति अपने गुण और कर्म में परिवर्तन कर अपना वर्ण क्या कर सकता था, परिवर्तित कर सकता था। जैसे मान लीजिए ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति हैं, इनको क्या कार्य दिया गया, इनके क्या गुण और कार्य थे, पठन पाठन करना, पूजा पाठ करना, सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित करना, यज्ञ को संपादित करना। यानी एक प्रकार से सांस्कृतिक, शैक्षणिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में ये संलग्नित थे। इसी प्रकार अगर हम बात करें क्षत्रिय, तो देश की सुरक्षा, शासन प्रशासन को संचालित करना। वैश्य यानी व्यापार और वाणिज्य से संबंधित मूलतः आर्थिक गतिविधियों को संचालित करना। और शूद्र सभी वर्णों की सेवा करना, यानी सेवा का कार्य करने वाले वर्ण के लोग। अब देखिए, सभी चूंकि समाज के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान देते थे, तो आरंभ में वर्ण व्यवस्था एक प्रगतिशील व्यवस्था थी जहां कोई व्यक्ति अपने गुण और कर्म में परिवर्तन कर अपना वर्ण क्या कर सकता था, परिवर्तित कर सकता था। जैसे अगर ब्राह्मण है तो हो सकता है कल को वह अपने गुण और कर्म में परिवर्तन कर वह क्षत्रिय बन सकता है। अगर कोई क्षत्रिय है तो वह अपने गुण और कर्म में परिवर्तन कर वैश्य बन सकता है। पुनः कोई वैश्य है तो वह ब्राह्मण बन सकता है। अगर यह व्यवस्था प्रगतिशील रहेगी तो ऐसी स्थिति में यह समाज के लिए उपयोगी बनी रहेगी। एक प्रकार से यह मुक्त व्यवस्था है, वर्ग व्यवस्था की ही तरह। जैसे आज आप देखें, वर्ग व्यवस्था पर समाज विभाजित है। वर्ग मूलतः आर्थिक अवधारणा है जहां आय के स्तरों में भिन्नता के आधार पर आप समाज को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटते हैं। कहते हैं अधिक आय है तो उच्च वर्ग, उससे कम और मध्यम वर्ग, और सर्वाधिक कम तो निम्न वर्ग। तो जैसे वर्ग में गतिशीलता है, उसी प्रकार वर्ण व्यवस्था अपने आरंभिक स्वरूप में प्रगतिशील व्यवस्था थी। यानी इसमें कोई ऐसा नहीं था कि अगर आप
जीवन पर्यंत आप एक ही वर्ण के बने रहेंगे। आप अपने गुण और कर्म में परिवर्तन कर अपना वर्ण परिवर्तित कर सकते थे। अब देखो बच्चों, आज भी आप गुरुओं को सम्मान देते हैं, तो आज से हजारों वर्ष पूर्व जब धर्म आधारित सामाजिक सांस्कृतिक संरचना या व्यवस्था होगी, उस समय जो आध्यात्मिक कार्य, पठन पाठन कार्य करने वाले थे, उनको कितना सम्मान मिलता होगा। ऑब्वियसली इन चारों वर्ण के लोगों, सबकी समाज के लिए अपनी अपनी भूमिका है, सबकी समाज के लिए कहीं ना कहीं इनका योगदान है। परंतु आज हम शिक्षकों को, आज हम पूजा कराने वाले व्यक्तियों को सम्मान के भाव से देखते हैं, उन्हें अधिक आदर देते हैं। तो आज से हजारों वर्ष पूर्व इन चारों वर्णों में ब्राह्मण वर्ण के व्यक्तियों को अधिक समाज के स्तर पर सम्मान मिलने लगा। अब चूंकि वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन भी हो सकता था, एक व्यक्ति अपने गुण और कर्म को परिवर्तित कर अपना वर्ण परिवर्तित कर सकता था। तो ब्राह्मण वर्ण के कुछ व्यक्तियों को लगा कि उनका समाज के स्तर पर जो स्थान है वह निश्चित नहीं है। कल को कोई वैश्य या क्षत्रिय हो सकता है अपने गुण और कर्म में परिवर्तन कर अपना वर्ण परिवर्तित कर ले। तो वर्ण व्यवस्था में यही जो गतिशीलता, यही जो परिवर्तन था, उसने ब्राह्मण वर्ण के कुछ व्यक्तियों को एक शंका उनमें उत्पन्न की। और यही कारण था कि कालांतर में उन्होंने अपने वर्चस्व या अपनी प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए इसी वर्ण व्यवस्था का एक विकृत स्वरूप के रूप में कास्ट सिस्टम को उत्तर वैदिक युग में जन्म दिया। समझना कि जो वर्ण व्यवस्था है उसके बाद की बात करें, एक तरफ वर्ण व्यवस्था है और एक तरफ जाति व्यवस्था है। वर्ण जो है यह किस पर आधारित है? गुण और कर्म पर। एक तरह से आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं किस पर आधारित है? यह व्यवसाय पर। जबकि कालांतर में जब जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई, क्यों हुई? इन्होंने अपनी प्रभुता को बनाए रखने के लिए। जाति व्यवस्था जो है यह आनुवांशिकता पर आधारित है, यानी एक व्यक्ति जिसका जन्म जिस जाति में हो जाए वह जीवन पर्यंत उसी जाति में। हर जाति का एक निश्चित व्यवसाय होगा, इसमें पद सोपान क्रम होगा, एक के ऊपर दूसरा। हर जातियों के सामाजिक जीवन संबंधित कुछ सामाजिक नियम होंगे। हर जाति अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह करेगी। यानी वर्ण व्यवस्था में जो गतिशीलता थी, परिवर्तन था, उसको रोकने के लिए जाति व्यवस्था को कालांतर में जन्म दिया गया, जहां पर कहा गया कि हर जाति का एक निश्चित व्यवसाय होगा। इसकी सदस्यता जो है वह आनुवांशिकता, हेरिडिटरी, या आप कह सकते हैं जन्मजात होगी। आनुवांशिकता या जन्मजात। जाति एक अंतः विवाही, मतलब एक जाति का विवाह अपनी ही जाति या उपजाति में होगा। यानी जाति एक अंतः विवाही समूह होगा। अब देखो, मान लीजिए एक जाति दूसरे जाति से विवाह करे तो फिर जाति व्यवस्था बनी रहेगी क्या? इसमें पद सोपान क्रम, हायरार्की पाया जाएगा, यानी ऊंच नीच का क्रम होगा। इसके कुछ निश्चित सामाजिक नियम होंगे, निश्चित सामाजिक नियम। यानी अगर इतनी सारी व्यवस्था को बना दी जाए तो कास्ट सिस्टम जो है वो लंबे समय तक बना रहेगा। यानी वर्ण व्यवस्था का ही एक विकृत स्वरूप के रूप में उत्तर वैदिक युग से यह जाति व्यवस्था हमारे समाज में देखा गया है। यानी जाति व्यवस्था आज से नहीं है, हजारों वर्ष से भारतीय समाज में। इसमें है क्या क्या, तो अब आप देख सकते हैं कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के सदस्य को पद सोपान क्रम, ऊंच नीच में बांटा गया है। जो जातियां ऊंचे पायदान पर है उतनी पवित्र हैं, और जो जातियां जितनी निम्न पायदान पर है वह उतनी अपवित्र है। हर जाति का अपना एक निश्चित पेशा या व्यवसाय होगा। सदस्यता जन्म आधारित, यानी आप जिस जाति में जन्म लेते हैं आप जीवन पर्यंत उसी जाति में रहें। इसी प्रकार जाति एक अंतः विवाही, यानी एक जाति का विवाह अपनी ही जाति में या उपजाति में। जैसे जातियां कई उपजातियों में, सब कास्ट में बटी हुई है,
जैसे बात करें हम ब्राह्मण एक जाति के रूप में, ब्राह्मण वर्ण भी है और ब्राह्मण जाति के रूप में भी है। अगर ब्राह्मण को हम उपजातियों में देखें तो कोई सरयू पारण है, कोई कानिकुब्ज है, कोई मैथिल है, कोई तमिल मूल का है, कोई कश्मीरी ब्राह्मण है। यानी ये सब क्या है, ब्राह्मण के सब कास्ट हैं। तो एक जाति का विवाह अपनी ही जाति या अपनी ही उपजाति में संपन्न होगा। हर जाति से संबंधित कुछ निश्चित सामाजिक नियम होंगे, कौन सी जाति किसके साथ उठक बैठक करेगी, खान पान होगा। यानी सामाजिक जीवन से संबंधित जात पात के कुछ निश्चित नियम होंगे, कुछ धार्मिक निर्योग्यताएं होंगी। यानी कुछ कौन सी जातियां धार्मिक कार्य करेंगी अथवा नहीं करेंगी, किनका मंदिर में प्रवेश होगा अथवा नहीं होगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे वर्ण व्यवस्था का विकृत स्वरूप के रूप में आया। वर्ण में क्या था बच्चों की, यह गुण और कर्म पर आधारित था। अपना गुण और कर्म परिवर्तित कर लो, आपका वर्ण परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जाति में, जिस जाति में आप जन्म लिए, जीवन पर्यंत आप उसी जाति, यानी यह वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित थी, तो जाति व्यवस्था सिर्फ जन्म पर आधारित थी। अगर मैं आपसे कहूं इसको समझने के लिए कि एक तरफ वर्ण और एक तरफ जाति व्यवस्था, दोनों के मध्य अंतर की बात करें, यूपीएससी में अक्सर पूछा जाता है कि जाति और वर्ग में क्या अंतर है, जाति और वर्ण में क्या अंतर है। तो आप ही बताएं, दोनों में पहली व्यवस्था कौन है। मैंने बताया कि उत्तर वैदिक युग से जाति, उत्तर वैदिक युग से पूर्व क्या है, तो हम कह सकते हैं कि यह अत्यंत प्राचीन व्यवस्था जो उत्तर वैदिक युग से पूर्व भारतीय समाज में प्रचलित, यहां कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक युग के पश्चात भारतीय समाज में प्रचलित दूसरा अंतर अगर हम कहें वर्ण, तो यह गुण एवं कर्म पर आधारित। अगर हम बात करें जाति की, तो यह जन्म पर आधारित। यहां अगर हम बात करें तो यह प्रगतिशील, खुली व्यवस्था, या हम कह सकते हैं रूढ़िवादी एवं बंद व्यवस्था। बंद क्यों, जिस जाति में जन्म ले लिया आपने, जीवन पर्यंत आप उसी जाति के रहेंगे। इसमें आप कह सकते हैं 4 वर्ण हैं, जातियां हजारों हैं। वर्ण व्यवस्था पूरे भारत में प्रचलित, भारत के स्तर पर श्रम विभाजन का प्रारूप, कार्य के विभाजन का फॉर्मेट प्रारूप, जाति स्थानिकता पर आधारित, हर स्थान विशेष में कुछ निश्चित जातियां हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी आप कह सकते हैं, स्थानिकता आधारित। और भी बच्चों बहुत अंतर आपने, जैसे इसमें अगर हम बात करें तो वर्ण में विवाह संबंधित कोई नियम है क्या, नहीं। जाति में नियम है कि एक जाति अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह करेगी। यह अगर हम कहें तो इसमें व्यक्ति वर्ण को परिवर्तित कर सकता है, जाति को क्या परिवर्तित कर सकता है, नहीं कर सकता। तो और भी अंतर हम चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे एक वर्ण में हम लिख सकते हैं कि वर्ण परिवर्तन संभव, इधर जाति व्यवस्था में परिवर्तन संभव नहीं।
इधर हम कह सकते हैं वर्ण एक सभ्य समाज के स्तर पर स्वीकार्य, यह अस्वीकार्य। यह जाति व्यवस्था किस पर आधारित? तो आप कह सकते हैं असमानता, शोषण, अन्याय पर आधारित। इसको कह सकते हैं आप तार्किकता पर आधारित। तो आप समझ पाए होंगे कि कैसे भारतीय समाज में कास्ट सिस्टम आया। अब देखो बच्चों, मैंने जो आपके को समझाने के लिए एक फिगर बनाया कि हम लोग कास्ट को जब पढ़ें तो उसका क्या क्या पहलू देखें। तो जाति का सामान्य परिचय आपने आज जाना, इसका अर्थ क्या है, जाति व्यवस्था कब प्रारंभ। आज की क्लास में हमने जाना कि जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था है जिसमें समाज को जाति के आधार पर ऊंच नीच के क्रम में बांट दिया गया। यह कब प्रारंभ हुई? तो यह उत्तर वैदिक युग के पश्चात भारतीय समाज में प्रचलित हुई और मूलतः वर्ण व्यवस्था का यह एक विकृत स्वरूप है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति ने अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के क्रम में कालांतर में एक साजिश के तहत जाति व्यवस्था को जन्म दिया। वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित थी, वह प्रगतिशील व्यवस्था थी, उसमें परिवर्तन संभव था, परंतु अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए कि कल को कोई अन्य वर्ण का व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण में परिवर्तित न हो जाए। अतः ऐसी स्थिति में निश्चित व्यवसाय, सदस्यता, जन्मजात, खान पान, सामाजिक सहवास संबंधित नियम, विवाह संबंधित नियम आदि को जाति व्यवस्था में लाया गया। आखिर यह हजारों साल से बनी हुई है। तो यह क्यों बनी हुई है, इसकी उत्पत्ति संबंधित प्रमुख समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या हैं, यह जब हम लोग कक्षा में मिलेंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक था, मैंने जानबूझकर एक ऐसा टॉपिक उठाया जो आप जीएस में भी जिसकी उपयोगिता है। आप देखोगे कि जनरल स्टडीज के पेपर 1 में भी इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम से रिलेटेड लगातार सवाल आते रहे, खास करके जाति की समकालीन प्रासंगिकता को लेकर। तो उम्मीद करता हूं कि जब हम क्लास में मिले तो एक नए उत्साह जोश के साथ मिले। क्लास में हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, किसी भी अवधारणा को पहले डिटेल पढ़ेंगे, उससे संबंधित प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को देखेंगे, उससे संबंधित समसामयिक अगर कोई घटनाक्रम जुड़ जा रहा है तो उसकी चर्चा करेंगे, और कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे, आपके डाउट्स होंगे। यानी कक्षा में, वैकल्पिक विषय की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं गौतम आनंद आप सबको समाजशास्त्र विषय के रूप में वैकल्पिक विषय पढ़ाऊंगा। अगर आपको लगता है कि समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय के रूप में चयनित किया जाए तो आपका स्वागत है। डिटेल हम लोग कक्षा कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।